नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं कैंसर पे चर्चा, इस नए नवेले यूट्यूब सीरीज पे जहां हम बात करते हैं कैंसर के बारे में और हम लेकर आते हैं कई सारे विशेषज्ञ जो जुड़े होते हैं कैंसर से, इस विज्ञान से और बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं, डॉक्टर भावना सिरोही मैम। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच विवेक जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ आपके बारे में, फिजिकली हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि आप एनएचएस से जुड़ी हुई हैं और आप एम्स में आपने काफी काम किया हुआ है और आप ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ योर पैशनेट एरियाज और शायद मोस्ट पैशनेटली आप इसमें काम करती हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक्चुअली क्या क्या काम करते हैं कैंसर में और आपका तारुक। हाँ जी, मैं भावना सिरोही हूँ। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट जो कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में स्पेशलाइज करते हैं। और मेरा जो कोर एरिया है जिसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ वो है एक ब्रेस्ट कैंसर और जीआई कैंसर, आंतों का कैंसर। और मैं लंदन में करीब ऑलमोस्ट 20 साल के करीब काम किया है मैंने, ऑन एंड ऑफ। तो नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा दूसरा सबसे गहरा संबंध है टाटा मेमोरियल सेंटर, बॉम्बे से। ऑसम। तो जहाँ से मैंने अपने कैंसर की ट्रेनिंग और शिक्षा पाई। और फिर वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया था मैंने 2012 से 2014 में। और अभी मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ, जो सेंट्रल इंडिया में है। बाल्को मेडिकल सेंटर 170 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है छत्तीसगढ़ में। और अभी हमने टाटा के साथ भी करीब 3 हफ्ते पहले एमओयू किया है, बिकॉज आई थिंक इंडिया में टाटा हॉस्पिटल इज लीडिंग इन कैंसर केयर। जी जी। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर डूइंग सम अमेजिंग स्टफ्स। एंड कल मैं जो है रिसर्च करने के लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो है ढूंढ रहा था ऑन इंटरनेट और मैंने कैंसर टाइप किया, तो मतलब विद इन 0.15 सेकेंड्स ना हजारों इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसमें। और बहुत ज्यादा जो है मैंने देखा, इट वाज मोर अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। सो हाँ ये जी। क्या मतलब इंसिडेंसेस ज्यादा हैं, प्रेवलेंसेस ज्यादा हैं, या इसके बारे में बात ज्यादा हो रही है, ये माजरा क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर औरतों में दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है। और साल में करीब 20 लाख लोग डायग्नोज होते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो करीब 70 लाख लोग हैं जिनको की ब्रेस्ट कैंसर है। और ये औरतों में ही नहीं, मर्दों में भी हो सकता है, पर विमेन में बहुत कॉमन है। पर अगर देखा जाए कि कहाँ ज्यादा कॉमन है दुनिया में, तो वेस्ट में, जैसे अगर यूके में हो तो इसका इंसिडेंस ज्यादा है। 1 in 5, हर पांचवी औरत को हो सकता है। 75 to 100 पर 100,000 पॉपुलेशन वहां का इंसिडेंस है वेस्ट में। हमारे यहाँ जो इंसिडेंस है वो है करीब 25 से 25 to 36 पर 100,000। तो वहां से तो कम है, पर क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो काफी हैं। पर जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, हम ज्यादा अर्बनाइज हो रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों से हम वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी ये जो है, जो पहले 1 in 20 था, 1 in 6 था, वो अब धीरे धीरे मतलब इसका जो है इंसिडेंस, जो नए कैंसर केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो बढ़ रहे हैं, खासकर की शहरों में। अब जैसे मैं बैंगलोर में भी मैंने काम किया था, अभी चेन्नई में थी, दिल्ली में काम किया है, बॉम्बे में काम किया है। तो वहां पे जो ये मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे जो ब्रेस्ट कैंसर है वो उसका इंसिडेंस बहुत हाई है। और उसका आई थिंक मेन कारण है कि हम लोग जैसे मैंने कहा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। अल्कोहल, टोबैको, ज्यादा समय के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करना, ज्यादा समय के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करना। थोड़ा हमारा सोशो कल्चरल भी चेंज हुआ है कि हम लोग अच्छी बात है जो कि मतलब एजुकेशन बढ़ रहा है, लिटरेसी बढ़ रही है, पर हम काम भी ज्यादा कर रहे हैं। और बिकॉज लेडीज अब घर में नहीं बैठते हैं तो हम लोग काम करते हैं, तो उसके साथ स्ट्रेस लेवल्स अलग आते हैं। उसके साथ ये है कि फिर बच्चे देर से पैदा कर रहे हैं 30 के बाद में, वो एक रिस्क फैक्टर है।
और दूसरा, अगर बच्चे हैं तो हम उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं ज्यादा समय तक, 6 महीने रेकमेंडेड है। तो जल्दी है काम पे जाने की, बड़े शहरों में रह रहे हैं, फैमिली को मेंटेन करना है, तो 1 महीने के अंदर। फैमिली का प्रेशर है। हाँ, फैमिली का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, अपने करियर का प्रेशर है। राइट। सो ये सब कई कारण है मेरे हिसाब से, जो कि जंक फूड खाना, ओवरवेट करना होना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो ये सब चीजें हैं जिनकी की वजह से कि आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर शहरों में काफी बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये मुझे जो समझ में आता है, जो मैंने सुना है, पढ़ा है कि काफी लेट स्टेज में हमारे यहाँ, हमारे देश में डिटेक्ट होता है। तो ये क्या होता है? पहले तो हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली क्या होता है ये, और कैसे होता है। मतलब कुछ तो रिस्क फैक्टर जैसे आपने बताया, तो इसको डिटेक्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, और कब जो है हमको कितना अवेयर होना चाहिए सो दैट हम इसको जल्दी डिटेक्ट कर पाए। बिकॉज हर जगह आज तो कई सारे कैंपेन्स भी होते हैं, बताते हैं कि अर्ली डिटेक्शन कैन प्रोवाइड क्योर ऑल्सो फॉर कैंसर। सो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन के बारे में। सो ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई गांठ होना। सो अगर, और ज्यादातर जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये लेट डिटेक्ट होता है। और लेट इसलिए डिटेक्ट होता है क्योंकि अगर हमारे गांठ हो भी जाती है तो वो पेनलेस होती है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है, तो ज्यादातर लेडीज उसको इग्नोर कर देते हैं। या जी। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने एक पेशेंट देखी, बहुत यंग है, अर्ली 20s में। तो वो कई बार डॉक्टर के पास गई, उनको बोला कि उनको गांठ है, ब्रेस्ट हार्ड हो रही है। तो उनका बोला गया कि साइकोलॉजिकल है, आप अपने काम पे फोकस करो। सो एक फिजिशियन बहुत जरूरत है कि यंग पेशेंट्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और जो, अगर आप हमारी क्लिनिक में देखेंगे आज, वहां पे यंग पेशेंट ज्यादा हैं, जो कि 30 साल की उम्र के हैं, 25 साल की, 28 साल की उम्र के हैं, जो उनका सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है लाइफ का। एक तरह से देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती हैं उस समय, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस भी कर सकते हैं। सो एक तो जनता में अवेयरनेस की कमी है कि कोई प्रॉब्लम होती है वो दिखाने नहीं जाते हैं। और हमारे इंडिया में कोई, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है कि कोऑर्डिनेटेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम हो कि पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हो जाए। जब मैं यूके में थी, तो जैसे ही आप 50 साल के होते हो, आपको एक चिट्ठी आ जाती है जीपी से कि यू आर 50 years of age, प्लीज कम फॉर योर मैमोग्राम। तो जब तक आप जाते नहीं हो, तब तक आपको जो है प्रैक्टिस सर्जरी की जो नर्स है वो आपको फोन करती रहेंगी कि आपने मैमोग्राम अपना क्यों नहीं कराया। दैट्स नाइस। सो ये जो है, ये एक ड्रॉबैक है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑल्सो इज मेकिंग वेरी गुड एफर्ट्स। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है क्लिनिकल ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का। 30 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग हैं, उनको ब्रेस्ट, सर्विक्स और हेड एंड नेक, मतलब मुंह के कैंसर के लिए क्लिनिकली एग्जामिन कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। सो ये प्रोग्राम चल रहा है। और किस तरह से, आपका दूसरा सवाल था कि किस तरह से इसको जल्दी डायग्नोज करा जाए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप कैंसर कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। तो मैं हमेशा ABCD बोलती हूँ कैंसर प्रिवेंशन के लिए। A से है कि अवॉइड अल्कोहल, टोबैको, लॉन्ग टर्म यूज पिल का या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। B से है कि ब्रेस्ट फीड फॉर 6 months एटलीस्ट। और दूसरा ये है कि कम से कम आप बी ब्रेस्ट अवेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ब्रेस्ट नॉर्मली कैसे फील करती है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। कईयों में एक ब्रेस्ट बड़ी होती है, एक ब्रेस्ट छोटी होती है, उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। आपको शीशे के सामने खड़े होके देखना है कि निप्पल आपकी सेम लाइन में है कि नहीं, आपकी दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिकल है कि नहीं। उनको 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए मिरर के सामने खड़े होके, और देखिए कि कोई उसका कॉन्टूर तो नहीं चेंज हुआ है, निप्पल अंदर तो नहीं चला गया है, इन्वर्टेड तो नहीं है, कोई शेप में मिसमैच तो नहीं है। सो आपको ये, और 3 फिंगर्स से आप अपने आप को फील करके देख सकते हैं कि कोई लंप है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि लंप है तो जाके एक बार जांच करा लीजिए गायनेकोलॉजिस्ट से, एक बार दिखा लीजिए उनको, क्या पता आपके लिए वो नॉर्मल हो। क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो हमारे ब्रेस्ट में गांठें होती हैं, उनको फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं, या फाइब्रोएडिनोसिस बोलते हैं। वो कैंसर नहीं होता है,
सो वो बिनाइन होता है, मतलब कि उससे कोई चिंता की बात नहीं है। तो बट इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको पता तो चले कि आपके लिए नॉर्मल क्या है, तो इसलिए अपने आप को एग्जामिन करिए। जी। सो डॉक्टर साहब, ये जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया आपने बताई, ये कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? 6 महीने में एक बार करना चाहिए, एक साल में? नहीं, आपको हर महीने में करना चाहिए। आपको जो है आप एक सेट दिन फिक्स कर लीजिए कि महीने के जो है छठे दिन या सातवें दिन, और अगर आपका मीनोपॉज हो गया है तो वही पहला संडे ऑफ द मंथ या लास्ट संडे ऑफ द मंथ, शावर के टाइम या फिर कपड़े पहनने से पहले मिरर के सामने आप खड़े होइए। खड़े होके, एक तो खड़े होके देखिए, फिर कमर पे हाथ रखिए, हाथ ऊपर रखिए, और लेट के अलग अलग पोजीशंस में भी चेक करना बहुत जरूरी है। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था इसका, इट इज अबाउट 60 सेकेंड वीडियो, तो मैम वो मैं आपको मुझे व्हाट्सएप करूंगी। हाँ, Let's put it। फाइंड इट एंड व्हाट्सएप इट, यू शुड पुट इट ऑन योर, आपको अपने चैनल पे डालना चाहिए। जी तो जी। वो हमने हिंदी, कन्नड़ा और इंग्लिश में बनाया था, तो वो आपको सब देख सकते हैं कि उसमें हमने एनिमेशन के थ्रू बताया था कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा है सी से काम मेडिटेशन। बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो। हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है, पर लेकिन उसको किस तरह से मिटिगेट करेंगे आप ही को सोचना है कि आपको एक्सरसाइज ठीक लगती है या योगा ठीक लगता है या रनिंग ठीक लगता है। डी है डाइट। डाइट आपको जो है रेनबो प्लेट होना चाहिए, हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन, पूरी बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए आपको, ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं। और जो आपके प्रदेश में लोकली होता है उसको खाइए, रादर देन की ना बाहर से आप बेरीज उड़वा के ला रहे हैं या फिर कीवी फ्रूट, या अगर लोकली हो रहा है तो उसको लोकली खाइए। सो ईट लोकल, थिंक ग्लोबल। सो जी। डी से डाइट है, बहुत ध्यान है कि आपको जो है सही आहार खाना है। ई से एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो लेडीज ओवरवेट होती हैं या उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज्यादा होता है या फिर जो एक्सरसाइज नहीं करती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर की संभावना होने ज्यादा है। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, लेडीज जो एक्सरसाइज करती थी, चाहे वो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज हो, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क करीब 25 से 30% कम था। तो ये मतलब ये आपके हाथ में है। आपको बस ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको पसीना आए। बस आधा घंटा करनी है रोज, एटलीस्ट 5 to 6 days a week। और दूसरा एक और है फैमिली हिस्ट्री, एफ से। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके माता पिता, दादा दादी को अगर कैंसर हुआ है तो किस एज में हुआ है, कब हुआ है। क्योंकि अगर आपकी माता को कैंसर हुआ है से 40 की उम्र में, तो आपको अपनी जांच अ डेकेड बिफोर, कम से कम 10 साल पहले शुरू करवानी है। तो अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होना चाहिए और जाके डिस्कस करिए अपने फिजिशियन से या किसी भी डॉक्टर से, जिससे कि वो बता सके आपको कि आपका रिस्क क्या है। और एस से है स्क्रीनिंग और स्लीप। एक स्टडी हुई थी स्पेन में कि अगर आप 9 बजे बाद सोते हो या खाना खाने में या फिर सोने में 2 घंटे से ज्यादा का गैप है, तो उनको मेन में प्रोस्टेट कैंसर और विमेन में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होने की संभावना है, 20 से 25%। इसलिए इन कैंसर्स को कई बार शिफ्ट डिजीज भी बोलते हैं, कि जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं उनको शायद होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। और स्क्रीनिंग है आपको मैमोग्राम, आप 50 साल के हैं या 45 से ऊपर के हैं तो कम से कम साल में एक बार आपको ब्रेस्ट का एक्सरे कराना चाहिए। और उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो फिर हम स्टेज 0, मतलब प्री कैंसर स्टेज पे बता सकते हैं कि आपको पॉसिबिलिटी है ब्रेस्ट कैंसर होने की, और उसको उसी समय सर्जरी से निकाला जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बखूबी जो है इस डिटेक्शन के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में, और ABCDEFS जो आपने बताया, इट इज क्वाइट मेमोरेबल काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो शायद रिलेट कर पाएंगे और याद रख पाएंगे इसको। और जब हम बात करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो जो आंकड़े थे मृत्यु दरों के, करीब 15-20 साल पहले और जो आज हैं, वो काफी चेंज हुआ है ब्रेस्ट कैंसर में। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को उनका ट्रीटमेंट हो गया है, वो अभी सही हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या नई नई चीजें आई हैं, क्या डिटेक्शन के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं? नटशेल में अगर आप हमें कुछ बता सकें कि
डायग्नोसिस में क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं और ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं अबाउट ब्रेस्ट कैंसर? सो डायग्नोसिस में तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे डायग्नोस किया जाता है, पहले हम एक्सरे करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं, इमेजिंग करते हैं, पहले तो क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, फिर इमेज करते हैं, कंफर्म करते हैं कि वहां पे गांठ है, फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी मतलब उसका एक छोटा सा टुकड़ा जांच करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उससे पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं। जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो फिर हम स्टेज करते हैं। स्टेजिंग का मतलब है ये देखना है कि कैंसर कहीं और तो नहीं फैला है। तो अगर ब्रेस्ट में कन्फाइंड है तो उसको स्टेज 1 और 2 बोलते हैं। अगर बगल की गांठों में चला गया है तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं। अगर गांठों से बियॉन्ड कहीं लंग्स में या लिवर वगैरह में चला गया है तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। तो फिर हम स्टेजिंग वाले टेस्ट करते हैं, उसमें हम करते हैं या तो बोन स्कैन या फिर सीटी स्कैन करते हैं। और जब हमें स्टेज पता चल जाए कि पेशेंट्स की स्टेज क्या है, पेशेंट का ऑर्गन फंक्शन क्या है, हम उनका इको करते हैं, ईसीजी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है कि लिवर, किडनी, हार्ट सब बिल्कुल सही है। तो हम ए से एनाटॉमी पता चल गया पेशेंट का कैंसर कहाँ है, बी से बायोलॉजी पता चल गया कि उसमें कौन से तरह का ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी कई तरह का होता है। हमने जो टुकड़ा निकाला है आप इनके पेशेंट की ब्रेस्ट से, उसको हम रिसेप्टर्स करते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HER2, और कई बार Ki-67 भी करते हैं देखने के लिए कि सेल्स कितनी तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं पेशेंट को हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर या ट्रिपल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। इन्हीं रिसेप्टर्स को देख के हम पेशेंट का अगले पूरे 6 महीने का या अगले 10 साल तक का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सो ए इज फॉर एनाटॉमी, बी फॉर बायोलॉजी, सी कॉन्स्टिट्यूशन की पेशेंट कितने फिट हैं। हमें जब सब कुछ पता चल जाता है तब डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। और जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं पेशेंट्स की ब्रेस्ट कैंसर की, वो एक सर्जरी है जो कि ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं हम आजकल। ज्यादातर पेशेंट्स में हम ब्रेस्ट को रिमूव नहीं करते हैं। बहुत सेलेक्ट पेशेंट्स में करते हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर हो। तो ये जरूर आपको पूछना चाहिए, आप पेशेंट्स को पूछना चाहिए कि हमें ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी क्यों नहीं करी आपने या क्यों नहीं ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ही रेयर है कि हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी रिकमेंड ना करें। तो पेशेंट्स को अपनी ब्रेस्ट लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेजर एडवांसमेंट है। दूसरा एडवांसमेंट सर्जरी में ये है कि हम लोग एक लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं जस्ट बिफोर सर्जरी, सर्जरी करने से पहले। और वो लोकल एनेस्थीसिया अगर हम देते हैं तो पेशेंट्स का लाइक्लीहुड ऑफ सर्वाइविंग इज 30% मोर कंपेयर टू दोज हु नॉट हैड दिस लोकल एनेस्थीसिया, जो कि बस 30 रुपए का आता है। टाटा हॉस्पिटल में हुई थी ये स्टडी। दूसरा ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी, जो ब्रेस्ट में सिकाई करते हैं। और उसमें जो है सबसे बड़ा एडवांसमेंट ये आया है कि पहले हम ब्रेस्ट में रेडियोथेरेपी 5 हफ्ते तक देते थे, अब फिर हम 3 हफ्ते तक देने लगे। और अब जो है कुछ पेशेंट्स में हम सिर्फ 5 दिन तक ही देते हैं। उसको फास्ट फॉरवर्ड ट्रायल था, उससे हमें पता चला कि उससे जो है इसकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से ये डी एस्केलेटिंग ट्रीटमेंट है और आपका ट्रीटमेंट आउटकम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो दूसरा रेडिएशन। तीसरा मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी पहले हम कई बार 6 महीने देते थे, अब 5 महीने देते हैं। और HER2 पॉजिटिव अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें हम एक्चुअली 3 महीने ही देते हैं कीमोथेरेपी। तो आजकल ट्रीटमेंट से क्योर रेट्स बढ़ गए हैं 85 to 90%, 90% से भी ऊपर हैं। तो हम एक्चुअली डी एस्केलेट कर रहे हैं ट्रीटमेंट को विदाउट compromising patients' outcomes. So chemotherapy is also a treatment modality. और जो चौथा ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो हार्मोन थेरेपी है। अगर पेशेंट का ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो हम उनको टैबलेट्स देते हैं 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, और वो भी उनके स्टेज पे, ग्रेड ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है। चौथा ट्रीटमेंट है जोलिड्रोनिक एसिड या बिस्फॉस्फोनेट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में। वो पेशेंट्स में 2% और ऐड करता है क्योर रेट्स में, और हम जो लेडीज पोस्ट मीनोपॉजल हैं उनमें ये कंसिडर करते हैं।
और एक और ट्रीटमेंट है इम्यूनोथेरेपी। वो हम जो आप इम्यूनोथेरेपी पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम से काम करता है, वो हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में कंसिडर करते हैं। और जो एक और ट्रीटमेंट अवेलेबल है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में, ये सब मैं आपको अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता रही हूँ, वो है ओलापारिब। वो एक ड्रग है, वो हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनका की कैंसर जेनेटिक है, जो पेशेंट्स BRCA1 या BRCA2 जीन म्यूटेशन जिनको होता है, हम उनको वो टैबलेट 1 साल के लिए देते हैं। तो पर लेकिन ये सारे जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं आपको, ये सारे पेशेंट्स के लिए इंडिविजुअलाइज करने होते हैं। किसी पेशेंट्स को सबकी जरूरत है, किसी पेशेंट्स को कुछ की जरूरत है, और किसी पेशेंट्स को 2-3 मोडालिटीज की जरूरत है। तो इसीलिए एक ट्यूमर बोर्ड होता है हमारे हर कैंसर सेंटर में, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। वहां पे हम लोग बैठ के सब टीम मेंबर्स होते हैं, बैठ के डिसाइड करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा और पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये मतलब इन नटशेल मतलब आपने एक छोटी सी क्लिप दिखा दी हमें और ये बता दिया है कि ये स्क्रीनिंग है और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम बात जो वेमेन से जुड़ी हुई या ह्यूमन से जुड़ी हुई है शायद, क्योंकि मेरा जो सोशल एंटरप्राइज है, हम लोग विग्स एंड प्रोसेसेस भी प्रोवाइड कराते हैं कैंसर पेशेंट्स को। एंड वी हैव सीन लॉट मेनी टाइम्स वीमेन कम बॉल्ड हेयर लेके। सी हमारे समाज में कैसा ना कि मेल को उतना फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर फीमेल ब्रेस्ट एंड हेयर बोथ आर देयर प्राइड। एंड वो प्राइड जब उनसे इस तरह से किसी चीज की वजह से छीन जाए जो जिसके लिए वो शायद खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेनी ऑफ द टाइम्स, तो बहुत तकलीफ होती है। एंड दे लिटरली व्हेन दे गेट देयर परफेक्ट थिंग्स एंड दे आर सो हैप्पी। मेनी ऑफ द टाइम्स दे क्राई एंड वी हैव काउंसलर्स, दे टेक केयर ऑफ देम। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि ये जो इमोशनल टर्बुलेंस है, जो क्योंकि हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ डज नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट्स ऑलवेज लाइक मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो इन चीजों का ब्रेस्ट कैंसर ठीक है डिटेक्ट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये जो टर्बुलेंसेस होते हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है, और कोई संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? क्योंकि ये जो चीज है मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करना चाहिए और बहुत इमोशनली जो है तोड़ के रख देती है हमारे वेमेन को। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है विवेक जी जो आपने बताया है। एक्चुअली पेशेंट्स मेरे हिसाब से बहुत हिम्मत वाले होते हैं, और कई बार पेशेंट्स को मैं खुद ऑफर करती हूँ हमेशा, या तो हम स्कैल्प कूलिंग के बारे में बात करते हैं या विग के बारे में बात करते हैं हेयर लॉस के लिए। पर कई पेशेंट्स एकदम साफ बोल देते हैं, नहीं मैं स्कार्फ पहनूंगी, मुझे नहीं पहनना है। सो आई सी कि दिस इज वेरी ब्रेव। और दूसरा, प्रोस्थेसिस का आई थिंक हमें हर पेशेंट को ऑफर करना चाहिए। और ब्रेस्ट को लूज करना इज अ वेरी बिग थिंग। आजकल ज्यादातर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की वजह से वो हम लोग अवॉइड कर पाते हैं, पर जो मेंटल ट्रॉमा है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। और ऐसे में फैमिली और केयर गिवर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार पेशेंट्स के हस्बैंड होते हैं या वाइफ्स होती हैं, वो आके पूछते हैं कि मतलब बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोलें। जब मैं यूके में थी तो हर पेशेंट को एक्सेस था साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। एवरी पेशेंट वाज रेफर्ड, हम हर एक को रेफर करते थे साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग के लिए। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए काउंसलर्स की एक तो बहुत बड़ी कमी है, और दूसरा ये है कि पेशेंट्स को लगता है कि जब मुझे इतना खर्चा करना है इलाज पे, मैं क्यों डायटिशियन को, मैं क्यों साइकोलॉजिस्ट को, मैं क्यों मतलब वो हर तरफ से बचाने की नहीं रहती है। हाँ, रेवेन्यू ड्रिवन मॉडल्स हैं तो हर एक में आपको पे करना पड़ता है। तो आइडियली आई फील हर कैंसर पेशेंट को एक काउंसलर का मैंडेटरी एक्सेस होना चाहिए, बहुत जरूरी है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, बिकॉज वो सपोर्ट के थ्रू ही ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे। कई बार वो ट्रीटमेंट भी छोड़ देते हैं बिकॉज एक तो हताश हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस के लिए भी। दूसरा ये है कि हम लोग एज ए समाज, कम से कम भारत में मैंने बहुत देखा है, कई शहरों में काम किया है,
जैसे मेरी एक पेशेंट थी, वॉक पे जाती थी हर सुबह, वेरी ब्रेव, बट इतना उनके जो आसपास वाले इतना बोल बोल के ना, अरे आपको जी क्या जी। हो गया, हमारे जानने वाले थे, उनकी तो डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया, अच्छा। इतना डरा देते हैं, उन्होंने तो वॉक करना छोड़ दिया, एक ने जिम जाना छोड़ दिया। तो मेरा मैसेज हमेशा पेशेंट्स के लिए ये होता है कि डोंट लेट द कैंसर स्टॉप यू। हम्म। कैंसर है, कल नहीं होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, या जैसे भी है नहीं होगा, यू विल लर्न टू लिव विद इट, बट आपको अपनी लाइफ नहीं स्टॉप करनी है। सो मैं तो हर पेशेंट को एनकरेज करती हूँ कि वो काम करना शुरू रखें, जो भी काम करते हैं, चाहे वो बैंक में काम करते हैं, चाहे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जैसे हमारी थिएटर नर्स हैं अभी। तो एक मेरे डॉक्टर को मैंने अभी ट्रीट किया, वो आई स्पेशलिस्ट थी, उन्होंने एक दिन भी अपना काम नहीं छोड़ा, आई सर्जरीज नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराई, कीमोथेरेपी कराई, और अब टारगेटेड थेरेपी पे हैं, और थ्रू आउट काम कर रही हैं। एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, बस सर्जरी वाले दिन आई थिंक 2 दिन की छुट्टी ली थी। सो उससे क्या होता है कि उन पेशेंट्स का ही कहना है कि उनका जो है माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, तो वो कुछ ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है, एंड गिव्स देम लॉट ऑफ मॉरल सपोर्ट। जी। कि आई थिंक तो बेस्ट मेरा मैसेज यही होगा कि खुद को सपोर्ट करो, बी सेल्फिश। आपका ट्रीटमेंट है थोड़ा टफ है, पर अगर पॉसिबल है तो जो भी आप काम करते हैं, चाहे बाहर काम करते हैं चाहे घर में काम करते हैं, कोशिश करिए कि जितना नॉर्मल हो सके उतना रहें, और जो ट्रीटमेंट है उसको टेक इट इन योर स्ट्राइड। आप मतलब ट्रीटमेंट कराइए और अपनी नॉर्मल लाइफ भी लीड करिए। ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपसे बात करके ऐसा लगा ही नहीं कि आज हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, और इट्स लाइक डिडंट फील लाइक वी आर डिस्कसिंग कैंसर। यू आर सो आई वुड से आप इतनी सहज हैं और इतनी कंफर्टेबली आपने ये सारी बातें बताई। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच विवेक जी, आई एम रियली ग्रेटफुल, यूर टेकिंग, आप ये मैसेज सब तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच।